अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अब तक 2 बड़े जलसे कर चुके हैं। पेशावर और कराची में बड़ा अच्छा उनका शो था। अब कल लाहौर के अंदर वो जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर। ये वही मीनार पाकिस्तान है जहाँ पर उन्होंने 30 अक्टूबर 2011 को एक अजीम शान जलसा किया था और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइज शुरू होता है। अब देखते हैं कि लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल किस तरह वेलकम करती है। फवाद चौधरी साहब और हमाद अजहर साहब ने कल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली। रैलियों में भी काफ़ी रश देखने को मिला था, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये मोमेंटम ये कितनी देर आगे चला सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, इसलिए आज हमने दावत दी है साबिक वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब को। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बुरा लगता है साबिक का लफ्ज़ सुन? नहीं, कोई नहीं, इतने दफ़ा आ जा चुके हैं। आप तो 2 दफ़ा बन चुके हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो कल जलसा होने जा रहा है, ये जो अमेरिका की साजिश वाला ये जो नैरेटिव है, इसके ऊपर आप लोग, इस वक्त पूरी आपकी थीम जो है वो उसके ऊपर चल रही है। लेकिन DGISPR की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ये फरमाते हैं कि जनाब कंस्पिरेसी का लफ्ज़ जो है वो तो था ही नहीं लामिया के अंदर, और हमने इंटरफेरेंस की बात की थी, उस पर हमने नमाज दे दिया था। तो ये कितनी देर तक ये मोमेंटम चलेगा सर? देखिए जी, पहली बात तो है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कभी कोई रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में पहले आया हो। आप देखिए कि एक ऑफिशियल मीटिंग में एक जो सीनियर ऑफिसर हैं वो कन्वे करते हैं कि हमारा डिसीजन आप सुन लें, और वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी, ये जो आपके ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उस नो कॉन्फिडेंस मूव की कामयाबी और नाकामी के ऊपर आपके साथ होंगे। अगर वो कामयाब होती है तो एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, और अगर वो कामयाब नहीं होती तो यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरह की, अब इसको मुदाखलत कहें, साजिश कहें, और उसके बाद वो आ जाती है, और उसके बाद अचानक हमारे 22 लोग, जिनमें से पता चलता है कि जो 8 लोग कम अज़ कम अम्बेसी में मुलाकातें करते रहे, और मतलब राजा रियाज या वज़ीर अकरम, ये कितने हेनरी किसिंजर हैं कि जो जाके अमेरिका। इसके अलावा वैसे PTI के और किसी शख्स ने मुलाकात नहीं की? 8 लोगों ने। नहीं, ये तो वो है ना जो नाराज़ अरकान है, इसके अलावा और लोगों ने कभी नहीं की? नहीं, और लोगों ने भी की होंगी मुलाकातें। अच्छा। बट जो नौयत है मुलाकातों की और किन से की, किस बैकग्राउंड में की, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक, मुलाकातें तो जाहिर है कि होती रहती है, उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये लग सा रहा है एक और भी एक इशू था जिस पे DGISPR ने बात कही कि एक्चुअली PM हाउस ने हमें अप्रोच किया था और हमें कहा था कि जी आएँ और आके मामले को रिजॉल्व करें। श्री मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, एक्चुअली हमसे परवेज़ खटक साहब के ज़रिए रब्ता किया गया था। अब इस पॉइंट के ऊपर सवाए श्री साहिबा के इस पॉइंट ऑफ व्यू के, इसके अलावा इमरान खान साहब ने गालिबन चंद सहाफ़ियों को भी एग्जैक्टली यही बात की है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? देखिए, बात यह है कि ये उन्होंने कहा है कि जी हमें सियासत से दूर रखें, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, और लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। बट सिर्फ एक नुक्ता मैं आपके सामने कहूँगा कि इमरान खान ने 3 हल पेश किए, जिनमें से 2 ऐसे हल थे जो उनको कबूल ही नहीं थे। इमरान खान साहब के सामने पेश किए गए? मतलब इमरान खान ने हल पेश किए, इमरान खान साहब ने हल पेश किए, मतलब यही है ना कि इमरान खान ने 3 ऐसे हल रखे, अच्छा, हमारे सामने, जिनमें 2 उनको मंजूरी नहीं थे। अच्छा, ठीक है, बस लेट्स नॉट टॉक अबाउट। ओके, सो बेसिकली यू डोंट वांट केस की ज़्यादा, क्योंकि इससे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। सही बात। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। मामला फंसता किधर था? देखिए, सच्ची बात यह है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की, और जो मेरा तज्जिया था वो दुरुस्त साबित हुआ। एक मैं फॉर्मर जज के साथ था, हाई सुप्रीम कोर्ट, बहुत मतलब वेरी रिनाउंड जज, मुझे कहने लगे कि देखो, इसमें ना PTI का और PDM का इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि PTI जो है फ्रैंकली वो इतनी पॉपुलर नहीं रह गई थी 3 साल बाद। आप लोगों को तो एक रिसर्जेंस मिल गई है, शायद अभी आपकी पॉपुलैरिटी 2018 से भी ऊपर है, और जो PDM है उसको फ़ायदा ये हो गया वो हुकूमत में आ जाएंगे, और उनका जो 3 3.5 साल में ख़र्चा हुआ है वो पूरा कर लेंगे। अच्छा, असल नुकसान जो हुआ है वो हमारे 2 इस्टेब्लिशमेंट के इदारों को हुआ है, जो बिल्कुल जिनका जो है वो एक जो समझिए कि जो वक़ार है वो मट्टी में मिल गया है, और ये जैसा आपका तज़िया मुझे सही लगता है। इस्टेब्लिशमेंट के 2 इदारे,
जाहिर है कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी आई है वो तो दोनों इदारों को लेके आई है। इस्टेब्लिशमेंट के दो इदारे कौन से हैं? जुडिशरी और फौज ही है, और कौन से दो? आप समझ रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा? मेरा ये, मैं आपको एक जज साहब का कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इससे उन दोनों को स्टिकिंग पॉइंट क्या बन रहा था? स्टिकिंग पॉइंट क्या ये बन रहा था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और किस तरह चूज होगा? छोटी छोटी कई बातें हो जाती हैं। वाज दिस वन ऑफ देम? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। नहीं, द रीज़न इज़ कि आपका आज सपोर्टर वोटर जो है यहाँ का, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत अजीब किस्म की बातें कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब कर रहे हैं, खान साहब हैज़ नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन वो ये कर रहा है। आप उसको किस तरह पैसिफाई करेंगे? बिकॉज अगर ये चीज़ चलती रही तो अब जिस तरह आपने खुद भी एक्चुअली यू ट्वीटेड दिस कि जी वी आर इंचेस अवे फ्रॉम फुल फ्लेज्ड सिविल अनरेस्ट, दिस इज समथिंग रियली सीरियस। या इट्स रियली सीरियस। आप अभी भी ये समझते हैं? नहीं, अब तो हम और करीब आते जा रहे हैं। विद एवरी पासिंग डे आप ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। देखिए मसला क्या होता है, मसला ये है कि इस वक्त एक आम, आपने जैसे शुरू में आपने जिक्र किया, जो इमरान खान को रिस्पॉन्स मिल रहा है जलसों में या जो भी है, इस तरह सोसाइटी इस वक्त अवाम बड़े नाराज़ हैं। और हमारे अगर एक ही ऐसी जब सिचुएशन होती है जिसमें खवास एक तरफ हो जाते हैं और आवाम एक तरफ हो जाते हैं, उस वक्त एक भी इंसिडेंट जो है ना वो सोसाइटी में बहुत बड़ी अनरेस्ट का बायस बन जाता है। और ये गलत फहमी है किसी की कि कोई इसको रोक सकेगा। द वे वी आर गोइंग, एक आध दिन अभी जैसे कल हुआ है, अभी आप देखें वहाँ वो हॉस्पिटल में जो आग लगी है, उसके जो बच्चों की सीन्स आ रहे हैं वो इतने हॉरिफिक हैं कि कोई भी इस वक्त एक आध ऐसे इंसिडेंट हो गया तो ये कोई इसको इमरान खान भी रोक नहीं पाएंगे। अभी तो इमरान खान ने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। मैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, क्या ये हकीकत है कि बेसिकली आप लोग जनरल फैज़ को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं? नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही पीएम ने इस तरह सोचा था, कभी भी नहीं सोचा। नहीं नहीं नहीं, वो इतना लंबी, इमरान खान सच्ची बात है इतनी लंबी प्लानिंग कहाँ करते हैं? वैसे करनी है कोई अच्छी बात तो नहीं, तो करनी चाहिए। इतनी लंबी प्लानिंग है वो करते ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो है रोज़ आ गया, जिस तरह रात 10 बजे कोर्ट खुल गई कि वो, तो मैंने वो किसी को कहा कि देखिए इमरान खान में ना बहुत खामियां होंगी, कोई बंदा भी उसमें वो तो नहीं हो सकता कि खामियों से बुरा ना हो, लेकिन वो साजिशी नहीं है, ना ही उनमें कैपेसिटी है साजिश करने की कि वो को बड़ा आएंगे श्रीलंका गए हुए आर्मी चीफ पीछे डी नोटिफाई कर दे या उधर, उनमें कैपेसिटी नहीं है, वो इतनी साजिश वो नहीं कर सकते। सादा आदमी इस उनको खौफ ही रहता है बंदे को कि बात जो है वो। अच्छा, ये अभी आप खुद भी आप लॉयर हैं, आपने ये जो अदालतों के हवाले से कहा जी रात के 10 बजे अदालतें खुल गई, चीफ जस्टिस साहब का इस सिलसिले में बयान आया कि अदालतें 24 घंटे खुल सकती हैं, किसी वक्त भी काम कर सकती हैं। सही है। यू एग्री विद दिस? मेरे ख्याल में तो अदालतें खोलें और 34 में से 26 जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं वो बेल पे हैं, इनके केसेस का फैसला करें। अच्छा। और अबूरी जमानत के ऊपर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो अगर 24 घंटे ना भी खोले, महीने में ये फैसला कर दें। इनका पता तो चले अगला जो हमारी जो कैबिनेट सेशन है ये अडयाला में होना है, कोट लखपत में होना है, होना कहाँ है? अच्छा। या वज़ीर आज़म हाउस को जब सब जेल करार देना है, आवाम को क्लैरिटी तो आ जाए। वो ये कहते हैं कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब का आपको मुकदमा नहीं याद आता, 11:30 बजे रात के फैसला आया था। हनीफ अब्बासी साहब का रात को 11:30 बजे आया था, मुझे नहीं याद। हाँ, हनीफ अब्बासी साहब का इलेक्शन से 4 दिन पहले रात के 11:30 बजे फैसला सुनाया गया था और उसके बाद वो इलेक्शन से फारिग हो गए। नहीं, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन केसेस होते हैं, हाँ वो अक्सर अदालतें रात को चलते नहीं, ये वो उसका एफिड्रीन का केस था, एफिड्रीन का केस था, वो 11:30 बजे उसका फैसला आया था। तो वो कहते जी वो 11:30 जब उस वक्त आया था, उस वक्त तो आप लोगों ने एतराज़ नहीं किया, आपने कहा जी अदालत 24 घंटे जब मर्जी ऑपरेट कर सकती है। नहीं, वो ऑपरेट तो कर सकती है, हम तो नहीं कह रहे नहीं कर सकते। तो फिर एतराज़ किस बात का जी? अदालत रात के 10 बजे क्यों? हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हमें बता तो दें खुली क्यों थी? खुली क्यों थी? वो इसका भी जवाब है उसका। ये कहते हैं कि जी आपको हुक्म आया था कि 10:30 बजे जो है, जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसके मुताबिक कार्रवाई करके खत्म करें इस चीज़ को। ये पूरा दिन उसको स्ट्रेच करके ले जाते रहे, आगे ले जाते रहे। कहाँ पे हुक्म था 12 बजे? नहीं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अदालत ने तय करनी है। अदालत का हुक्म था ना ये कि ऑर्डर ऑफ द डे जो उस दिन था, जो पहले आप लोगों को ऑर्डर ये था कि आपने सेशन प्रोरोग नहीं करना, ये तो नहीं था कि उसी दिन मुकम्मल करने। अच्छा, ये नहीं था। सो बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि आप लोगों का प्लान ये था कि इसको आगे लेके जाएं, सेशन जब तक चल रहा है इसको चलाते रहे। जितने लोग स्पीचेस करने चाहते हैं उनको हक हासिल था कि वो स्पीचेस करें। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। अब ये बताइए कि ये जो कुछ भी अब हो गया है, इस्तीफे आप लोगों ने दे दिए, अब इस पे ये कह रहे हैं कि जी इस्तीफे आपने कौमी असेंबली से दे दिए, बाकी असेंबलियों से आपने इस्तीफे नहीं दिए, सेनेट से भी आप लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। नहीं, सेनेट से तो खैर नहीं देंगे, सेनेट में तो बनते नहीं है ना, इसलिए कौमी असेंबली से दे दिए कि साजिश का मरकज़ तो कौमी असेंबली था। अच्छा। लेकिन अब अगले जो इस्तीफे हैं वो भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटजी के तहत वो आएंगे
और ये इंशाल्लाह जल्दी हम तो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं जी नवंबर तक करा दें, मुझे नहीं पता नवंबर तक क्यों वो कहते हैं जी नवंबर के बाद हम करा देंगे, नवंबर तक नहीं कराएंगे। आप बताएं ना, मतलब ये आप ज़्यादा बेहतर 29 नवंबर की वजह से तो नहीं है, पता नहीं किस वजह से है, लेकिन वो कहते हैं नवंबर के बाद हम करा देंगे। नहीं वो आपके इलेक्शन जल्दी कराने के ऊपर भी वो यही कहते हैं कि ये भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 29 नवंबर है। नहीं, सवाल ये है कि आप ये 7, 8, 10 महीने मुल्क कैसे चलाएंगे? आप रोज़ाना की देखिए, आप फैसले नहीं कर पा रहे। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने तेल की कीमत बढ़ानी है, आपको डर लगा हुआ है, बाहर लाखों लोग जमा हैं और लोग गुस्से में हैं, आप कीमत नहीं बढ़ा सकते, आप रिफॉर्म्स कोई नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमिक कोई डिसीजन नहीं है, इंटरनेशनली आप आइसोलेटेड हैं, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं कि हुकूमत तो ये रहनी नहीं है, कोई पागल है इनके साथ करेगा बात। इन्होंने अभी बड़ी मिन्नतें तरली की 1-2 अरब मुल्कों के कि हमें पैसे दे दें, और उन्होंने कहा कि अब जो हालात लग रहे हैं आपकी तो हुकूमत नहीं बनते लग रही। अच्छा, तो सवाल ये है कि आप डे टू डे चलाएंगे कैसे मुल्क? इस वजह से अभी आप 7 महीने 8 महीने चला सकते हैं तो चला। सो बेसिकली दोनों साइड्स का बेसिकली किसी नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्शंस हों या डिले हों, उन चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है। मैं राना सनाउल्लाह को उस दिन कह रहा था कि हम ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हम इतने कोताह अंदेश हैं कि हमसे यही एक इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा कि आखिर ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है इसका तरीक़ाकार क्या होगा। हर दफ़ा ये होता है कि 1-2 साल 2.5 साल के बाद एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है और कोई हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड ही एग्रीड विद मी एक्चुअली। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर हमें जो है एक फार्मूला होना चाहिए जिसमें एक पता तो हो कि किधर जा रहा है मामला। सीनियरिटी के बेसिस पे हो जाए तो जो मर्जी बना लें, कोई फार्मूला तो बनाए। तरीकाकार, ये जो पिक एंड चूज वाला काम है ये नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या इनका कर लिया है कि सीनियरिटी पे आ जाए, उसमें भी देख लें, कई फार्मूले हो सकते हैं, चीज़ें बना लें जो। अच्छा, ये चॉइस अब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि खान साहब से भी मिस्टेक्स हुई, होती हैं, सबसे होती हैं अपने दौर इक़्तिदार में। उस्मान बुज़दार साहब, खान साहब की मिस्टेक थी? देखिए जी, बात यह है कि जब वो हुकूमत में थे और बुज़दार साहब थे, उस वक्त मैंने काफ़ी तनकीद कर ली है। अब वो नहीं है हुकूमत में, और जब आप एक थोड़े समझें कि मुश्किल हालात में हो, उस वक्त आप क्यों तनकीद करेंगे? आई थिंक फैसले होते हैं, सही होते हैं, गलत होते हैं। नहीं, कुछ तज्ज़ियाकारों को ये भी कहना है कि एक्चुअली जो आपकी एक फ्रिक्शन की बहुत बड़ी वजह थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उस्मान बुज़दार भी थे। कई होंगे बुज़दार पे। एक दफ़ा 6 लोग गए, शायद उसमें आप भी शामिल थे, मनाने के लिए खान साहब को कि जी इनको तब्दील कर दें। खान साहब ने कहा आज के बाद इस टॉपिक पे बात ना करना मेरे साथ। नहीं, बातें होती रहती हैं, हुआ होगा, कई दफ़ा हुआ होगा, बट पर्सनली में शामिल थे चॉइस सर। सही है, लेकिन बात यह है कि मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि अब दोबारा सर उनते वो नहीं है सीएम, उनते खुल के मैं उस वक्त मैं खुल के बोल रहा था, आप ज़रा खुल के बोलना। और उसके बाद चौहान साहब आपको जवाब देते थे। मुश्किल वक्त में बोलना मुश्किल हो जाता है ना, बंदा एक तक आगे जो है वो मुश्किल नहीं, लेकिन माय इशू है इसके, अब आप जब दोबारा जाएंगे अपने वोटर के पास, तो आप फिर उसको जाके कहेंगे यार अगला सीएम अगर दोबारा हम आए हुकूमत में तो हमारा सीएम जो उस्मान बुज़दार ही होगा, इस पे वोट मिलेगा आपको? बस हर पुलों के नीचे नया पानी गुजरता है, हर रोज़ एक नया दिन होता है, नई स्ट्रेटजी होती है उस पर। कहता अभी तो देखें पाकिस्तान की जंग उससे बड़ी हो गई है, ये कोई अभी सीएम शिप की और उसकी लड़ाई नहीं रह गई है। पाकिस्तान का आम आदमी ये समझता है कि ये हमारे इक़्तिदार आला का मसला है, हम कौन मुक़्तदर आला होगा पाकिस्तान में, ये मसला है, और उसके लिए सारे लोग इकट्ठे। चॉइस ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट, ये जो काजी फाइज ईसा का जो इशू है, इस पे आपने फ़रूक नसीम साहब को कहा कि जी बीइंग अ लॉ मिनिस्टर आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन जो एक्चुअली इसको पुश कर रहा था? फ़रूक नसीम साहब। और कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया? नहीं, कैबिनेट में देखें मैंने बहुत कहा, फिर टू बी फेयर विद शीरी मज़ारी ने, उन्होंने ये भी कहा। देखिए मेरा मकसद ये नहीं था, क्योंकि मैंने तो एविडेंस नहीं देखी हुई उनके ऊपर क्या एविडेंस है। मेरा नुक्ता नज़र ये था कि देखिए जब भी हुकूमत फाइल करती है ना रेफरेंस किसी जज पे, तो जुडिशरी समझती है हुकूमत ने हम पे हमला कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ आप ये शेयर कर लें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से एविडेंस, और उनसे कहें कि अगर आप रेफरेंस फाइल करना चाहते हैं तो आप कर लें। साबिक डीजी एफआईए ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी मुझे खास तौर पे खान साहब के पास ले जाया गया, खान साहब ने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, इसको आपने पूरा करना है। फिर शहजाद अकबर साहब के पास लेके गए, उन्होंने भी कहा कि जी हाँ जी वी हैव टू परसू दिस, और हमने मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस जो है वो रन करना है काजी फाइज साहब के खिलाफ। सो इट लुक्स लाइक एवरीवन वाज ऑन बोर्ड। नहीं देखिए, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान जो है ना वो इतने जाएंगे डिटेल्स में। बशीर मेमन साहब के साथ इन्होंने किया कि उनको 18 दिन पहले जो है वो ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया, इस तरह की बातें दिल में रह जाती हैं। मेरा ख्याल मेमन साहब गुस्से में हैं, और ना किया जाता तो बेहतर था। वो अभी गुस्से में हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, सो ही इज़ लाइक इस तरह की बातें वो करेंगे। कल कितना बड़ा क्राउड एक्सपेक्ट? बहुत बड़ा क्राउड होगा।
मैं आपको बताऊं, मैंने खट्टक साहब को मुबारकबाद दी कि पेशावर का जलसा बड़ा ज़बरदस्त हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो सच्ची बात यह है कि एक फ़ोन भी नहीं किया किसी को साइकिल भी नहीं दिया आने के लिए। लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में खुद ही निकले, ये कोई किस्मत है इमरान खान की। अच्छा। और मैं आपको बताऊं लाहौर में भी ऐसे ही है, कोई यहाँ अगर से हमने रैली जो किसी एक को 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, वरना क्या क्या यहाँ बिरयानियाँ देते हैं। और हमारे पीपल्स पार्टी वाले तो माशाल्लाह इससे आगे निकल गए हैं, वो तो 2-2 हज़ार रुपया दे देते हैं लोगों को आने के लिए। ये कोई, और आप देखेंगे, और इसमें जो क्राउड की क्वालिटी ज़रा देखें, सारी इसमें फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, हर जगह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने बात। फवाद चौधरी साहब, नाज़रीन ऑलवेज स्पीक्स बोल्डली, और आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार आयशा बख्श साहिबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा। आप तीनों को खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है, और मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसके तनाजुर में मेरे ख्याल में ये काफ़ी अहमियत रखती है ये बात। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने 2 टोक अल्फाज में एक बयान दिया है। मेरे ख्याल में आप भी सुन लीजिए, हमारे नाज़रीन तो अभी थोड़ी देर पहले सुन चुके हैं, आप भी सुनिए, फिर इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुनिए फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। वैसे रिलेशनशिप ख़राब है? ख़राब ना होता तो हुकूमत में होता। ख़राब है? कब से ख़राब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। ये आपने गुफ्तगू सुनी। मुनीब साहब, जो हुकूमत जाती है वो हर दफ़ा यही शिकायत करती है, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए और उसके बाद हमें खुदाफिज कहना पड़ा। तो फिर अगर ये सारी सूरत हाल है, तो वो अमेरिका से जो आने वाला मरासला था सर, उसकी अब क्या वैल्यू रह जाएगी इस सारी चीज़ के बाद? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, फवाद चौधरी साहब जैसी शख्सियत की जानिब से ये बात कहा जाना, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और वो इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बहसीत पार्टी और इमरान खान साहब की बहसीत वज़ीर आज़म ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, और उन्होंने हवाला दिया पिछले कुछ महीनों का। तो इससे 2 बातें, एक तो ये कि एक वो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से उनको लगता है उनकी हुकूमत गई। दूसरी बात, कॉन्ट्रडिक्ट वो कर रहे हैं उस सारे बयानिया को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाया गया है कि किसी बैरूनी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत, यानी अमरीकी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गई। लेकिन अगर आपको याद हो, सारी बातें अगर आप छोड़ भी दें, इमरान खान साहब जब ये तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद मुतअद्दिद जगहों पर इमरान खान साहब समेत बहुत सी शख्सियात ये फरमाती रही कि इमरान खान साहब के पास हुक्म का इक्का है, उनके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिससे वो सब कुछ बदल देंगे और बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा और ऑपोजिशन नॉकआउट हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिर वो बयानिया उसको मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई अहमियत रह जाती है। अगर फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं तो वो फिर डायरेक्टली ये कह रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन थी, वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई और जिस भी नतीजे में वो लेकर आई वो ऑर्गेनिक नहीं थी। उसके अंदर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी तहरीक को और सब कुछ को, पूरी अपोजिशन को, एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी, और अगर बैकिंग हासिल थी तो वो सपोर्ट जो कि इमरान खान साहब को दरकार थी वो उस वक्त उनको मुहैया नहीं हो सकी। वो अगर मुहैया नहीं हुई तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रही। और फ्रैंकली इमरान खान साहब के इत्तेहादी ये बात खलवत और जलवत दोनों में, ओवरटली एंड ओवरटली, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो सपोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत को मुयसर रही वो यही थी कि चाहे वो फ़ोन कॉल की सूरत में हो या इशारों की सूरत में हो, यही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का साथ देना है। वो फेड आउट हो गई, फिजल आउट हो गई और इमरान खान साहब तनहा रह गए और हर चीज वो कहते हैं ना कि चिप अवे हो जाती है, तो वो इसी तरह से उनके इत्तेहादी भी अलहदा हो गए। तो अच्छी बात है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास हो गया है और इमरान खान साहब को भी पता है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक इसका खतरनाक एलिमेंट है कि वो नैरेटिव, वो हैशटैग्स, वो गंदी कैंपेन जो कि बनाई जा रही है,
तो क्या फिर समझ लिया जाए कि उसके अंदर वो लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं, जो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं नहीं समझता पूरी पार्टी, कुछ लोग ऐसे लोगों को पेट्रोनाइज कर रहे हैं जो पाकिस्तान के इदारों, फौज के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक कैंपेन चला रहे हैं। फिर ये समझ लिया जाए, अगर नहीं है तो फिर ये बात, इसको आप अकेले नहीं ले सकते कि ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हो रहे थे, बिकॉज इट डिड नॉट एंड देयर। ठीक है, पीटीआई और इमरान खान साहब रिटेलिएट कर रहे हैं, और जो उनका राइट भी है उन्हें करना चाहिए। आलिया साहबा, ये तो फिर बात जिस तरह मुनीब साहब फरमा रहे हैं, तो फिर अगर क्या ये मामला वो मरियम नवाज वाले फॉर्मूले की तरफ जा रहा है कि मजामत होगी तो मफामत होगी, तो ये बेसिकली मफामत के लिए प्रेशर डालने की कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगी। आपको याद है जब मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया था तो हुआ क्या था? वहाँ के जो अहले इल्म लोग थे ना, वो इस पर बहस कर रहे थे कि मक्खी के पर के ऊपर कितने फरिश्ते बैठते हैं। आज यहाँ पर जब मुल्क की सलामती के ऊपर बात हो रही है और यहाँ पर जब हमें ये लग रहा है कि एक इम्पोर्टेड अमरीकी हुकूमत यहाँ पर मुसल्लत की गई है, तो हम अभी तो इसी बहस पे पड़े हैं, साजिश है, इंटरफेरेंस है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, कॉन्स्पिरेसी है, क्या है। मैं जो यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ, और अभी जो मुनीब साहब ने भी बात किया और अभी आपने भी जो बात की, यहाँ पर बात शुरू हुई थी, कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, से कहीं कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ एक्सपोज ना हो। देखें, आज आप छोड़ दे सारी स्टोरीज, खान साहब की आला ज़र्फी देख लें। खान साहब खामोशी से सब कुछ, अपनी डायरी उठाई, अपने घर चले गए। आज भी वो कह रहे हैं मैं किसी के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ आप तमाशा देख लें, आज वही तारिक फातमी जिन्हें डॉन लीक्स करने के ऊपर कैबिनेट से फारिग किया गया था, आज उसी ओहदे के ऊपर बहाल है। यानी जो जितना इदारों को धमकियां लगाता था, मरियम नवाज जो जलसों के अंदर वहां पर खड़ी होकर इनको कौमी मुजरिम और इनको गालियां निकालती थी, आज वो वजीर आजम हाउस में फिर रही हैं। आज मोहसिन दावड़, अली वजीर, अख्तर मेंगल कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर इनको ललकार रहे हैं और पूछ रहे हैं हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि जी मुजाहमत होगी तो मफाहमत होगी। हम इस पे यकीन रखते हैं कि ये हमारे इदारे हैं, इनकी सॉवरेनिटी के लिए भी हमने ही ख्याल करना है, और यही अवाम भी कह रही है, और अवाम सवाल भी यही कह रही है कि एक शख्स को गिराने के लिए सारा सियासी गंद उठाकर आलिया साहबा, लेकिन ये बताइए आलिया साहबा, मुझे वो लंबा हो जाएगा ना, मेरी रिक्वेस्ट है, बात ये है कि आपने कहा इन इदारों की सॉवरेनिटी का भी हमने ख्याल रखना है। मेरा ख्याल में इदारों से ज़्यादा आपको कंसर्न है, इदारों को खुद नहीं पता कि उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखना है। DGISPR खुद ये फरमाते हैं कि वो जो एलामिया आया था उसके अंदर कहीं पे भी कंस्पिरेसी का कोई लफ्ज़ नहीं है, और बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस की हद तक थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। मेरे ख्याल में इदारों की सॉवरेनिटी का क्या आपके ख्याल में उनको ही ज़िम्मा उनके हाथ में नहीं होना चाहिए? मैं इसको एक शेर में जवाब देती हूँ। बिल्कुल ठीक। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। वाह, ठीक है, तो इससे आपको मेरी सारी बात का पता चल जाएगा कि तू नहीं था, तेरे साथ पूरी दुनिया थी। आज सबको ये पता चल गया कि एक तरफ इमरान खान और पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, और दूसरी तरफ वही एक जो रिजीम चेंज है, और जिस तरह का मैं वही बात करी थी ना कि जो इन्होंने इस मुल्क को दांव पर लगाकर ये सारा कुछ किया है, तो ये नहीं चलने वाला। ये पूरी दुनिया में, आलिया साहबा, ये पूरी दुनिया में कौन कौन आता है? ये पूरी दुनिया में अमेरिका आता है, ऑपोजिशन के तमाम रहनुमा आते हैं, और भी कोई आता है इसके अलावा? देखें जी, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं मरासला था, आप मरासला कहें, खत कहें, था, एग्जिस्ट करता था। DGISPR ने माना कि इंटरफेरेंस हुई, अब आप उसको साजिश कहें, इंटरफेरेंस कहें। उन्होंने माना अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई है, उन्होंने माना कि हमने डिमाश किया है। जब सारी बातें मान ली हैं तो साजिश मानने पर इसरार क्यों है? यही तो हम कह रहे हैं, 204 मिलियन के अंदर मेरे मुल्क का सौदा क्यों किया? 204 मिलियन के अंदर मेरे मुल्क को इन लोगों के हवाले क्यों किया कि वो कैबिनेट जिसके अंदर 34
24 में से 24 लोग जमानतों में और 25वां वो है जो उन सबकी जमानतें करवाने वाले हैं। तो आईजी इस्लामाबाद या आईजी पंजाब से ही इनका हल्फ ले लेना था, किसी जेल खाना जात में ही इनका हल्फ ले लेना था। यानी जो जितना बड़ा चोर और मुल्जिम होगा उसे आपने इस पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया। हमें तो अब ये जो है ना, अगर एक लास्ट लाइन में मैं बता दूं, अगर इंतखाबात ये जो 2023 के इंतखाबात हो जाते और फिर ये हुकूमत आती तो अवाम को कभी भी अंदाजा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन से फरिश्ते, अपनी इमरान खान साहब की बात करिए, कौन से फरिश्ते कैबिनेट में रखे थे और अब कौन सी इब्लीस की मजलिस शूरा इन्होंने अनाउंस कर दी है। मैं कह रही हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये हमारे साथ नेकियां कर गए हैं। कौन? अमेरिका नेकियां कर गया? देखें जी, सारे मिल मिला के वो अच्छा, थ्री स्टूजेस, अमेरिका एक तरफ खड़ा है और इनके सहूलतकार, अब सहूलतकार भी एक्सपोज हो रहे हैं। अमेरिका तो हो चुका है ना एक्सपोज, जो अब अमेरिका जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, यही लिखा था ना उस मरासले के अंदर कि अगर इमरान खान होगा तो हम तुम कमीनों गुलामों को माफ कर देंगे, अगर इमरान खान नहीं होगा तो सब कुछ ठीक है। तो अब ये देख लें, ये मरासले में लिखा था, ये कमीनों और ये सारा जी, ये एग्जैक्टली बिल्कुल। यू विल बी फॉरगिवन, यू विल बी, हु विल बी, पाकिस्तानी कौम विल बी फॉरगिवन। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ ना, ये कौम भिखारी है ना, ये कौम कमीन है ना, ये कौम गुलाम है, इसीलिए कौम निकल रही है इसी एक चीज के पीछे, इमरान खान साहब के लिए। आयशा बख्श साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। उन्होंने कहा, एक जगह फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं ताल्लुकात ठीक होते तो हम आज हुकूमत में होते, तो अगर ताल्लुकात अगर ठीक होते तो फिर अमरीकी साजिश भी एकदम पलट जाती। अगर ये ताल्लुकात ख़राब भी हो गए, अमरीकी साजिश भी बीच में आ गई, ये बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो गई जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई है। बहुत शुक्रिया मंसूर। ये जो ताल्लुकात खराब हुए और कोशिश भी की गई कि ठीक हो जाएं, वो नहीं हो सके, तो ये तो वो रूट कॉज है जो आज खुद साबिक हुकूमत के एक विफाकी वजीर तस्लीम कर रहे हैं। दरअसल वजह क्या बनी जो उनके मसाइल शुरू हुए, और फिर वो न्यूट्रल की डेफिनेशन आपको याद होगी कि न्यूट्रल कौन होता है। वो कंधे मौजूद थे और जिस मुतालिक साबका हुकूमत के इत्तेहादी ने ये कहा था कि क्यों नहीं अपने पांव पर खड़े हो सके और क्यों अपने मसाइल हल नहीं किए जा सके, इसलिए कि कोई काम और करके देता रहा, मामलात मैनेज कोई और करके देता रहा और इनको अपने माप चलाने नहीं आए। तो एक बैकग्राउंड है गुज़िश्ता हुकूमत का। और खुद अभी फवाद चौधरी साहब ने आपसे गुफ्तगू में ये भी तस्लीम किया कि हम तो 3 साल बाद इस जगह आ गए थे कि हमारे हालात बहुत खराब थे। और अभी आलिया साहिबा ने भी कहा कि जिस तरह जो कुछ हुआ वो हमारे हक में गया। नो डाउट अबाउट इट कि जिस तरीके से उस मुरासले को लेकर साबका हुकूमत ने पॉलिटिकल प्ले किया है, वो उनको फायदा हुआ है इस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का कि लोगों ने उस बयानिए को बाय किया है। ये कहना कि रियासती इदारों को नहीं पता कि उसमें क्या है और रियासती इदारों से भी ज्यादा फिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुल्क की, ये इस पर अलहदा एक बहस हो सकती है। वहां से बड़ा क्लियर बता दिया गया है, पार्लियामान के अंदर मामले को नहीं लाया गया। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ऐलानिया है वो बताता है उसमें कोई थ्रेट का लफ्ज नहीं था, कोई प्लॉट का लफ्ज नहीं था, कोई साजिश की बात नहीं थी। ये जो इंटरफेरेंस का लफ्ज है ये इससे पहले भी कुछ मुल्कों के लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और डिमार्श भी उनको दिया गया है कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क के मुतालिक मामलात में अपनी राय का इजहार करे या इस हद तक अंदर आके कहे कि ये मामलात आपके यूं चलने चाहिए, तो उस पर कोई भी मुल्क अपनी नाराजगी का इजहार करता है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अफसोस की बात है कि हम हर कुछ सालों बाद घूम कर फिर उसी जगह आ जाते हैं। आज से 5 साल पहले जो कुछ हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था जिस तरह से हो रहा था। अरबों कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कहीं ना कहीं किताबों में सब कुछ भी लिखा जाना शुरू हो गया है कि 2016, 17, 18 में पाकिस्तान की सियासत ने जो रंग लिए वो क्यों लिए, उस वक्त के रियासती इदारे कुछ कर रहे थे, क्या काम और मामलात हो रहे थे। आज वो रियासती इदारे जहां आगे उसकी एक वजह है कि वो थक गए, वो वजन उठाते उठाते, वो भार उठाते उठाते जब वो उठाने के काबिल नहीं रह गए थे। अभी खुद फवाद साहब ने कहा कि रियासती इदारों का नुकसान हुआ है और उसमें वो नाम भी लेकर गया है, जुडिशरी का और फौज का। तो सोचने की बात यह है कि क्यों नहीं सियासतदान अपने मामला खुद हल करते, अपने घर में हल करते हैं। इस वक्त जो पोलराइजेशन सोसाइटी में लाई जा रही है वो मुकम्मल तौर पर नुकसान दे रही है। और पीटीआई को अगर अभी इस पॉलिटिकल प्ले का फायदा हो रहा है, मगर सोचने की बात यह है इन अ लॉन्गर रन की पीटीआई को क्या कॉस्ट करेगा, ये अभी कोई फायदा हो रहा है ये नजर आ रहा है जो अभी जाहिरी तौर पर, हकीकतन मामला किसी और रुख पर नजर आएगा चंद महीने बाद। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लूंगा। फवाद चौधरी साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है और वो दिया है जनरल फैज साहब के हवाले से, जिनका काफ़ी जिक्र होता रहा है इस पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के दौरान, कभी ढके छुपे अल्फाज में, कभी खुल के। और उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब ने कभी भी उनको आर्मी चीफ बनाने के हवाले से कभी सोचा ही नहीं था। सोचा नहीं था, क्या आगे कभी सोचेंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फवाद चौधरी साहब ने एक और भी बड़ा अहम बयान दिया और वो था जनरल फैज़ के हवाले से। ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और शायद इसी वजह से कुछ तल्खियाँ भी होना शुरू हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में आज क्या बात कही है, ज़रा सुनिएगा। क्या ये हकीकत है कि बेसिकली आप लोग जनरल फैज़ को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं? नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही पीएम ने इस तरह सोचा था, कभी भी नहीं सोचा। नहीं, वो इतना लंबी, इमरान खान सच्ची बात है, इतनी लंबी प्लानिंग कहाँ करते हैं। वैसे करनी है कोई अच्छी बात तो नहीं, तो करनी चाहिए। इतनी लंबी प्लानिंग है वो करते ही नहीं है। ये आपने गुफ्तगू सुनी। मुनीब साहब, इसे क्या समझा जाए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक एस्टैब्लिशमेंट को सिग्नल भी दे रही है कि जी व्हाट इज़ गॉन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, या आपके ख्याल में ये ठीक है माजी की तो बात है लेकिन एम अभी भी यही है कि 29 नवंबर से पहले इलेक्शंस करा के दोबारा हुकूमत में वापस आया जाए और उसके बाद ये फैसला वज़ीर आज़म, और अगर उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते हैं तो ये फैसला उनके हाथ में एक दफ़ा फिर आए? है वो तो कम से कम यही है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात खराब हुए और इमरान खान साहब की एक बेजा जिद ने जो DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से हुई, नए DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत से डेकोरेटेड अफसरान के करियर को बड़ा धक्का पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि ये सारे जितने भी स्टार जनरल होते हैं जो कि सारे एस्पिरेंट्स होते हैं पोस्ट ऑफ आर्मी चीफ, ये बड़े डेकोरेटेड लोग होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। इन लोगों की तैनातियों के हवाले से आप वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद साहब को मजीद रखते। उन्होंने वो जो जिद एक पकड़ी उस वक्त हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, एसेंशियली उसने ना सिर्फ इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया बल्कि कुछ डेकोरेटेड अफसरान के करियर को भी शायद उससे धक्का पहुंचा, फौज के इदारे को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा। क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी वो आपके सामने, मेरे सामने है और किसी से वो ढकी छुपी नहीं थी। खुद पाकिस्तान तहरीक से बहुत से दोस्त हमें कहते थे कि हमने ज्यादती कर दी और हमसे गलत हुआ है और इमरान खान साहब को ये नहीं करता, ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन मैं इस हवाले से मैं इसलिए कोई डेफिनेटिव बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इमरान खान साहब की ये सोच के वो जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, वो बतौर ISI चीफ बहुत पसंद करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मसाइल का हल जनरल हमीद साहब थे, हैसियत DGISI, उनके इत्तेहादियों को इकट्ठा रखने की वजह फॉर्मर DGISI थे और उनकी हुकूमती इत्तेहाद को जोड़े रखने की एक बहुत बड़ी वजह फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब थे। उन्होंने बड़ा वज़ादारी से और बड़े मामला फहमी से बहुत से मामला चलाए, लेकिन जब ये बारी आई कि उन्होंने कोर में जाना था, बिकॉज वो एक डेकोरेटेड अफसर थे, उनके लिए कोर जरूरी थी, उस वक्त जो हुआ उसने बहुत बड़ा सेटबैक फौज के इदारे को पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि वो कहते हैं ना, a straw that broke camel's back। So, और बहुत सी चीजें कंट्रीब्यूट हो रही थी, बट दिस वाज वन ऑफ द मेन थिंग्स which basically contributed to the disaster। आलिया साहिबा, आज आप ये एक्सेप्ट करेंगी कि अगर ऐसा ना हुआ होता अक्टूबर 2021 में तो आज 2022 के अंदर भी आप ही की हुकूमत होती? मंसूर साहब, मैं अब क्या कहूँ, बहुत सी बातों का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा वजन उठाते उठाते कुछ लोग थक गए थे। चोरों, डाकुओं, नैब जदगान और जमानत शुदगान और ये जो जिन्होंने डॉन लीक्स की थी उनका जो सानाए ये साहिवाल के अंदर जो फारे हुए थे, जो ये पिंडी रिंग स्कैंडल था उसके मुल्जिम मुजरिम थे, सबको ले आए। मतलब हमारा बोझ उठाते उठाते जो लोग थक गए थे उन्होंने ऐसा गंद हमारी मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये तो एक इस बात का जवाब था और जाहिर है कौम के मान का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। आप आ जाएं, जो यहाँ पर बात हो रही थी, मैं अब आपको एक बात बता दूं। जब पैगाम ये भेजा गया सबने सुना कि जी इमरान खान खड़ा था हमारी बेसाखियों पर, हम कब तक मदद करते। मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो अभी मुनीब साहब ने बात की है, यानी हमसे एक्सपेक्ट करें वजीर आला हम मर्जी का लगाएं, इलेक्शन कमीशन मर्जी का लगाएं, एक मिनट एक्सटेंशन में ये भी किसने पैगाम भिजवाया था? ये किसने पैगाम भिजवाया था? देखिए जी, ये जो चल रहा है सारा का सारा, जो ये सारा कुछ चल रहा है, ये जो अभी आयशा ने भी बात किया कि जी वो हमारा बोझ नहीं उठा सकते थे, वो हमारी बेसाखियां थे। अच्छा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ ना कि यहाँ पर हो क्या रहा था, ये सारी अगर एक DGISI की एक बात के ऊपर और एक प्रोसीजरल बात की गई थी, आर्टिकल 245, एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज अंडर अ
हुकूमत जो एक इलेक्टेड हुकूमत है, तो इसमें मतलब इतनी सारी चीज का क्या मतलब कि पूरे मुल्क का निज़ाम ही हम बदल दें। मैं तो इस पर भी नहीं आती। हम ये भी नहीं कहते, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं साजिश हुई थी, खत आया था, हर दरवाजा खटखटाया तो फिर था। इसको भी क्लियर कर देना। चाहे वो तो फिर सुप्रीम आलिया कोर्ट का साहबा, हो। आलिया साहबा, एक सेकंड जी, नहीं मेरे पास टाइम एक्चुअली आलिया साहबा प्लीज बहुत कम होता, आई कांट स्ट्रेच इट दैट मच। तो बेसिकली फिर आप इसी को क्लियर कर देना कि अक्टूबर 2021 में जो कुछ हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी हुकूमत जाने पे, इसको फिर क्लियर कर दें इस तरह। देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एहतराम से चलते हैं। एक पेज है, एक पेज रहेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता जो इस मुल्क में हुआ है। बात इतनी सी है कि जब एक ब्रेक मुझे लेनी है, मैं आपके पास वापस, आई एम कमिंग बैक टू यू। आलिया साहब को दोबारा नाज़रीन मौका देंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आलिया साहबा से मैंने पूछा था कि फिर ऐसी कोई वजह तो नहीं है ना कि अक्टूबर 2021 में जो कुछ हुआ उसकी वजह से हालात ख़राब हो गए और बात यहाँ तक पहुँच गई। आलिया साहबा इसका जवाब दे रही थी, ब्रेक पे जाना पड़ा। जी आलिया साहबा प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं सिर्फ इतना कह रही थी, साजिश हो रही थी, हम हर दरवाजा खटखटा रहे थे। स्पीकर को कहा, ऑपोजिशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहा, नेशनल सिक्योरिटी को कहा, नहीं सुना तो अवाम के पास चले गए। अच्छा। अब बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने इन दफ्तरों के अलावा उस दफ्तर को भी कहा था, सारी बातें, ये इन दफ्तरों के अलावा उस दफ्तर को भी कहा था। नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके सामने हैं। वो जो प्रेस रिलीज आई है वो सबके वो मिनट्स तो जजेस ने साइड पे कर दिए कि उसका वो मिनट्स जजेस ने हटा दिए। तो हम तो यही कहते हैं ना, हम मंसूर साहब, हमारा अदालत से तो यही कहना था कि जब एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर एक मुजरिम को इशू किया जा रहा होता है, उसकी जो पिटिशन आती है वो 5,000 के जुर्माने के साथ वापस हो जाती है। अगर कहा जाता है आपने मरासला देखकर और इसका फैसला करना है तो 1 लाख जुर्माना जाते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं, लास्ट मुझे पॉइंट कर लेने दें और फिर आयशा के पास। अल्लाह ने इमरान खान साहब को इज्जत देनी थी। जो कल तक यहूदी एजेंट कहते थे, कोई यहूदी बचाने आया, सिलेक्टेड कहते थे, ATMs वाला कहते थे, महंगाई का जिम्मेदार कहते थे, ना एयर टीम कहते थे। आज अल्लाह ताला ने सारे दाग धो दिए। आयशा साहिबा, ये अक्टूबर 2021 में जो दाग लगा था, अगर ये दाग ना लगा होता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं रेट्रिक वगैरह ये सारी चीजें हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज हुकूमत होती? बिल्कुल मंसूर, आज हुकूमत होती। ये सियासतदान कोता अंदेश हैं जो समझ नहीं पाते। और मैं ये कहूंगी कि तमाम सियासी जमातें एक ही साइकिल से गुजरती हैं और उसी साइकिल से पहुंचती हैं, और जब वापसी निकलने का वक्त आता है तो ये सब एक ही तरह के मामले से गुजरते हैं। आलिया साहिबा ने सीएम पंजाब की बात की कि अपनी जमात के अंदर से लोग चाहते थे सीएम बदला जाए और पहले दिन से ही चाहते थे और लगाने पर भी एतराज था। अभी जो कुछ हुकूमत में 3.5 साल किया गया है, अब उस पर यू टर्न का वक्त हुआ चाहता है। ये वही कुछ होगा जो अपोजिशन में कहते रहे और हुकूमत में यू टर्न था। काजी फायज ईसा नहीं उठाना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इनको एतराज है, लगाने वाले ये खुद थे और अब ये कहते हैं कि गारंटर ने या उन्होंने दिया तो हमने लगा दिया, जबकि बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, वो डिसीजन मेकर थे और खुद इमरान खान साहब ऑपोजिशन में कहते थे। आयशा साहब, एक डिसीजन, आप डिसीजन नहीं, आयशा साहब आप डिसीजन लेने की बात करती हैं, एक उन्होंने डिसीजन लेने की कोशिश की, तो देखें आगे से क्या होगा। कौन सा डिसीजन लेने की कोशिश की मंसूर? ये अक्टूबर वाला नहीं, डिसीजन कहां लिया था? अब मैं आपको खुद कहती हूँ, यही तो वो कह रहे हैं कि मुझे लेने तो दो। एक सेकंड। लास्ट डेज में जो उन्होंने मीटिंग्स, काफी सहाफियों से मुलाकातें की, उसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मेरे तो उनको रोकने का मकसद ये था कि दिसंबर बड़ा सख्त था, सर्दियों का मौसम ऐसा था कि कुछ वक्त चाहिए था। मैं सिर्फ उनको जानता था जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और उनके ताल्लुकात थे, फिर अफगानिस्तान और तमाम क्राइटेरिया, वो ऐसी किसी बात पे नहीं जो अर्लियर फवाद साहब ने बात किया, उन्होंने वो कोई नई बात की थी और ना वो कोई ऐसा डिसीजन ले रहे थे। वो टाइमली उस वक्त चीजों को कैलकुलेट कर रहे थे और अगर डिसीजन लेना था तो आप पहले दिन कहते कि ये मैं चाहता हूं और इसको इसे कर दिया जाए। ये डिसीजन थोड़ी होता है कि आपके पास 3 माह से समरी पड़ी हो और उसके बाद 1.5 महीने का भी टाइम ले, ये नहीं होता। अभी आलिया साहिबा ने जो खत पे कहा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी। उन्होंने कहा हम यहाँ गए, वहां गए, फिर हम अवाम में गए। नहीं जी, हुकूमत सबसे पहले अवाम में वो खत लहरा रही थी 27 तारीख को। 28 तारीख को पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेकअप होती है। 29 तारीख को CNC की मीटिंग होती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। उसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर 3 तारीख को जब सूरी साहब डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं, उस पर कह करके खत आया जो फवाद साहब पेश करते हैं, उस पे उसको निकाल देते हैं। ये सबसे पहले मामला तो पार्लियामेंट में फिर बहुत पहले बहुत शुक्रिया, टाइम हो गया मेरा। आप तीनों के बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, आयशा बक साहिबा और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब का जलसा है, देखते हैं वहाँ पे वो क्या ऐलानात करते हैं। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।